Hello everyone, welcome to JC Academy. I'm your educator for paper 1, Aradhna Tagotra. Now, in this video we are going to have a revision of some important topics जो हमारे UGC नेट एग्जाम में पूछे गए हैं. 19 जनवरी 2026 से JC Academy पे आपका कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जहां पर आपको मल्टीपल वैलिडिटी के ऑप्शंस भी मिलेंगे. इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल ऑन दिस गिवन नंबर. देखिए, इंडियन लॉजिक में पूछा गया था पंचकोश थ्योरी. सो व्हाट इज पंचकोश थ्योरी? आपको पता होना चाहिए कि जो इसका सोर्स है वो तैत्रीय उपनिषद से दिया गया है. सो पंचकोश थ्योरी का जो सोर्स है इट इज तैत्रीय उपनिषद. पंचकोश थ्योरी बेसिकली हमारी योग फिलॉसफी का पार्ट है. इट इज अ पार्ट ऑफ योग फिलॉसफी. इसमें हमारी 5 लेयर्स आती हैं. अगर हम इनर से आउटर की तरफ जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम इनर टू आउटर, स्टार्टिंग फ्रॉम अन्नमय, देन वी हैव प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एंड आनंदमय. तो हमारा सबसे पहले आता है अन्नमय. अन्नमय इज द फिजिकल बॉडी. ठीक है, सबसे पहली लेयर है हमारी अन्नमय. ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है. इसमें आते हैं हमारे डीएनए, सेल्स, टिश्यूज, नर्व्स, ऑर्गन्स, बॉडी सिस्टम. ये सब हमारे अन्नमय कोश में आता है. उसके बाद आता है हमारा प्राणमय कोश विच इज एनर्जेटिक फील्ड. तो एनर्जेटिक फील्ड में हमारा ऑरा, ठीक है, जो हम जैसे हम बोलते हैं ना कि उसके आने से एक अलग ही ऑरा आ जाता है. सो द वाइब्स जो एक बॉडी प्रोड्यूस करती है, गुड वाइब्स, बैड वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स, तो वो जो एनर्जेटिक फील्ड है दैट इज प्राणमय कोश. तीसरा आता है हमारा मनोमय कोश, दैट इज द डेली माइंड. ठीक है, वेयर वी टॉक अबाउट इमोशंस एंड फीलिंग्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, फियर्स एंड फोबिया. उसके बाद आता है हमारा विज्ञानमय कोश. विज्ञान में विज्ञान, ठीक है, विजडम, हायर माइंड. तो इनर कॉन्शियसनेस, इनर वॉइस, वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम एंड इंटेलेक्ट, दीज आर अ पार्ट ऑफ विज्ञानमय कोश. फिफ्थ लास्ट आता है हमारा आनंदमय कोश विच इज ब्लिस, दैट इज बीइंग विद सेल्फ एंड द नेचर. सो पंच कोश थ्योरी, पंच का मतलब क्या होता है? 5. तो 5 कोश, कोश का मतलब लेयर्स. तो 5 लेयर थ्योरी फ्रॉम इनर टू आउटर. द इनर मोस्ट इज अन्नमय, देन प्राणमय, उसके बाद आ गया मनोमय, विज्ञानमय एंड आनंदमय कोश. उसके बाद हेत्वाभास. हेत्वाभास क्या है? हमारी जो इंडियन लॉजिक की फैलेसीज होती हैं, इंडियन लॉजिक की फैलेसीज. सबसे पहले आता है सव्यभिकार या फिर अनेकांतिका और फैलेसी ऑफ इरेगुलर मिडल. इरेगुलर मिडल हम जैसे ना, हाय बेचारा, बेचारा मतलब ना इधर का ना इधर का. तो इरेगुलर मिडल मतलब कि मिडल टर्म की पोजीशनिंग रॉन्ग होती है, गलत होती है. उसकी वजह से जो हमारे कंक्लूजन्स आते हैं ना वो ऑपोजिट आते हैं. एक कंक्लूजन नहीं आता, हमारे पास मल्टीपल ऑपोजिंग कंक्लूजन्स आते हैं. अब जो हमारा सव्यभिकारा होता है वो 3 तरीके का होता है: साधारण, असाधारण एंड अनुपसंहारी. साधारण, द मिडिल टर्म इज वाइड. साधारण लोग, ऑर्डिनरी पीपल, है ना. साधारण कितने ज्यादा होते हैं ऑर्डिनरी पीपल, तो आपको याद रखना है मिडिल टर्म वाइड है. एग्जाम्पल है इसका, हिल हैज फायर, दिस इज फायर. हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नोएबल. अब मिडिल टर्म क्या थी हमारी? बिकॉज के बाद. तो नोएबल मतलब जो चीज जानने योग्य है. जानने योग्य तो हर चीज है ना, ठीक है. कुर्सी, पंखा, टेबल, चेयर, पेन, लैपटॉप, कैमरा, माइक, ठीक है, बाल, हाथ, आंख, हर एक चीज जानने योग्य है. तो जो मिडिल टर्म है वो क्या है? वाइड है. सो दिस इज साधारण सभ्य विचारा फैलेसी. फिर आता है असाधारण. असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, बहुत कम होते हैं. सो मिडिल टर्म इज नैरो. साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल. अब हमारा जो मिडिल टर्म है वो क्या है? ऑडिबल. अब ये नैरो क्यों है? क्योंकि ऑडिबल क्या होता है? ऑडिबल सिर्फ साउंड होती है, साउंड की प्रॉपर्टी है ऑडिबल. ऑडिबल और किसी चीज की प्रॉपर्टी नहीं है. तभी जो हमारा मिडिल टर्म है वो नैरो है. यहाँ पे जो मिडिल टर्म था नोएबल, इट वाज वाइड. और यहाँ पे जो मिडिल टर्म है इट इज नैरो. क्यों? क्योंकि जो ऑडिबल है वो सिर्फ साउंड का कैरेक्टरिस्टिक है. थर्ड इज अनुपसंहारी, जहाँ पे जो मिडिल टर्म होती है वो नॉन एक्सक्लूसिव होती है और जो माइनर टर्म होती है वो ऑल इंक्लूसिव होती है. देखिए, ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल. अब देखिए, नॉन एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है हमारा? एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो गया? स्पेशल एडिशन. हम बोलते हैं ना एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव शोरूम हमारा खुला है,
या फिर ये जो डिश है ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ इसी रेस्टोरेंट में मिलती है। एक्सक्लूसिव का मतलब स्पेशल एडिशन, और नॉन एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो गया, जो स्पेशल नहीं है, जो मतलब ऑर्डिनरी है ना, विच इज नॉट स्पेशल, विच इज ऑर्डिनरी। तो हमारा जो मिडिल टर्म है वो नॉन एक्सक्लूसिव है, मतलब वो ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी है मतलब वो नोएबल है, क्योंकि नोएबल हर एक चीज होती है, आप हर एक चीज को जान सकते हैं। और जो हमारा माइनर टर्म है वो ऑल इंक्लूसिव है। माइनर टर्म क्या है, हमारे ऑल थिंग्स, जिस भी टर्म के आगे आपको ऑल दिख जाए तो वो क्या है, वो हमारे अनुपसंहारी का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारी ये थी सभ्य विचारा फैलेसी। फिर आती है असिद्ध और सध्य समा, विच इज अनप्रूव्ड मिडल। अब इसके भी तीन पार्ट्स हैं आगे, तीन टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा आश्रय सिद्ध। आश्रय सिद्ध का मतलब क्या है, जो मिडिल टर्म है उसका लोकल स्टैंड कोई भी नहीं है। देखिए एग्जाम्पल, और ये जो एग्जाम्पल्स है ना, दीज आर द स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स। आपको ये तीनों एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। उसके बाद आता है आश्रय सिद्ध। आश्रय सिद्ध का एग्जाम्पल है द स्काई लोटस इज फ्रेग्नेंट बिकॉज इट इज अ लोटस लाइक द लोटस ऑफ अ लेक। अब देखिए यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, लोटस, और स्काई लोटस जैसी तो कोई चीज ही नहीं है ना। हमने बोला स्काई लोटस फ्रेग्नेंट है जैसे हमारा लोटस, बट स्काई लोटस क्या है, इट इज अनरियल, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। इसीलिए हमारा आश्रय सिद्ध है, मतलब आश्रय का मतलब सपोर्ट। तो जो लोटस का सपोर्ट सिस्टम था विच इज स्काई लोटस, वो तो है ही नहीं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए ये आश्रय सिद्ध फैलेसी है। उसके बाद आता है स्वरूप सिद्ध, जहां पे मिडिल टर्म नॉट फाउंड इन द माइनर टर्म। साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज विजिबल। अब हमारी मिडिल टर्म क्या है, विजिबल। माइनर टर्म क्या है, साउंड। क्या साउंड कभी विजिबल होती है, नहीं। मैंने आपको पीछे बताया था साउंड ऑडिबल होती है, तो फैलेसी हो गई ना। क्यों, क्योंकि जो हमारा ये था मिडिल टर्म था, ये माइनर टर्म्स के कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी नहीं है वो, दैट इज व्हाई इट इज स्वरूप सिद्ध, मतलब स्वरूप ही बदल गया है उसका। थर्ड आता है हमारा व्याप्तव्य सिद्ध। व्याप्तव्य सिद्ध मतलब मिडिल टर्म नॉट नोन टू बी यूनिवर्सली कॉन्कॉमिटेंट विद द मेजर टर्म। अब देखिए ऑल रियल आर मोमेंटरी, साउंड इज रियल, देयरफॉर साउंड इज मोमेंटरी। अगर हम यहाँ पे अपने मिडिल टर्म की बात करते हैं, यहाँ पे मिडिल टर्म क्या आएगा, आपने लॉजिकल रीजनिंग में भी पढ़ा है, वो टर्म जो प्रेमाइसिस में होती है बट वो कंक्लूजन में प्रेजेंट नहीं होती, यानी रियल। रियल हमारा मिडिल टर्म होगा। जो कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, हमारा माइनर टर्म, जो कि है हमारा साउंड। और जो हमारा मेजर टर्म होगा वो क्या होगा, कंक्लूजन का प्रेडिकेट विच इज मोमेंटरी। ठीक है। अब इन्होंने बोला मिडिल टर्म और मेजर टर्म। मिडिल टर्म क्या है, रियल। मेजर टर्म क्या है, मोमेंटरी। तो क्या जो भी चीज रियल होगी क्या वो मोमेंटरी होगी, मतलब अभी है और गायब हो गई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मोमेंटरी मतलब क्षणिक भर के लिए, फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, ऐसा तो नहीं होता। जो चीज रियल है वो रहेगी ना, थोड़े टाइम तो रहेगी। तभी जो ये फैलेसी है ये व्याप्तव्य सिद्ध की फैलेसी होती है। उसके बाद आता है हमारा सत प्रतिपक्षा या प्रकरण समा, inferentially contradicted middle, when the middle term of an inference is contradicted by some other middle term which proves non-existence of major term of the first inference। अब देखिए sound is eternal because it is audible and sound is non-eternal because it is produced like a pot। इन्होंने क्या बोला, जो मिडिल टर्म क्या है, audible, is contradicted by some other middle term। other middle term क्या है, produced like a pot and proves non-existence of the major term of first inference। major term क्या है, ये हमारे first inference का eternal, eternal is the major term। ठीक है, sound क्या है, minor term है। तो क्या जो चीज eternal होती है क्या वो प्रोड्यूस हो सकती है, eternal का मतलब क्या होता है हमारा, शाश्वत। शाश्वत मतलब जिसका ना प्रोड्यूस होने का पता है ना खत्म होने का पता है, ना ओरिजिन पता है ना डेथ पॉइंट पता है। तो क्या वो चीज आप कभी प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये क्या एग्जाम्पल हमारी सत प्रतिपक्षा की, दैट इज इन्फरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। फिर आता है विरुद्ध। विरुद्ध क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। सो इंस्टेड ऑफ प्रूविंग एग्जिस्टेंस ऑफ मेजर टर्म इन द माइनर टर्म इट प्रूव्स द नॉन एग्जिस्टेंस। जैसे साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड, जो यहाँ पे था। विरुद्ध और सत प्रतिपक्ष सेम है, बस द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज कि सत प्रतिपक्ष हमारी दो प्रीमाइसेस का यूज करता है।
और यहाँ पे ओनली वन प्रेमाइस, दैट इज अ सिंगल प्रेमाइस इज यूज्ड। बस इतना ही डिफरेंस है। एयर इज हैवी बिकॉज इट इज एम्प्टी। अब कोई चीज भारी क्यों होगी अगर वो खाली है, या जो चीज खाली है वो भारी कैसे हो सकती है, दैट इज विरोध। Badhita and Kaltita, non-inferentially contradicted middle. The middle term is contradicted by some other praman and not by inference. Fire is cold because it is a substance. क्या आग ठंडी होती है? और अगर ठंडी होती है तो आपको कैसे पता? ऑब्वियसली आपने छू के देखा होगा ना कि आग ठंडी है कि नहीं है। या फिर शुगर इज सार बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एसिडिटी। आपको कैसे पता कि जो चीनी होती है वो खट्टी होती है? ऑब्वियसली आपने टेस्ट की होगी ना, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने सिर्फ अनुमान लगाया, आपने टेस्ट किए तभी आपने बोला है कि जो शुगर है वो सार होती है। सो दीज आर द स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स हमारे हेत्वाभास फैलेसी के। तो आपको ये पता होने चाहिए। ये आपको किसी भी फॉर्म में आ सकता है। वन लाइन स्टेटमेंट आपको एग्जाम्पल दे दी कि कौन सी फैलेसी है, या फिर मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, एक जगह पे सब नाम होंगे, एक जगह पे एग्जाम्पल्स होंगे, आपको उनको मैच करना होगा। या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट्स में करेक्ट इनकरेक्ट आ सकता है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करके आ सकता है। आपको हर तरीके से इसको पढ़ के जाना है। उसके बाद आईसीटी में आता है हमारी जेनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, दिस इज जेनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जेनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था। ठीक है, इसमें हमारे इनियक, एडवैक, टीबीएम 701, दीज आर द एग्जांपल्स। सेकेंड जेनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज होता था, हनीवेल, सीडीसी। थर्ड जेनरेशन में आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होने लगा, लाइक आईबीएम 360, 370, सीडीसी 6600। फोर्थ जेनरेशन में वीएलएसआई, दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का यूज होता था, जैसे एप्पल सेकेंड या क्रे 12। एंड फिफ्थ जेनरेशन में हमारे यूएलएसआई, दैट इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज होता था, आईबीएम, पेंटियम, परम। सो दीज आर द 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। उसके बाद आता है हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में डिफरेंस। प्राइमरी मेमोरी, इट इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। ठीक है, ये वोलेटाइल होती है, यानी जैसे ही आपका पावर बंद होगी तो डेटा है वो लॉस्ट हो जाएगा। एक्सेस स्पीड बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये मेन मेमोरी में होती है, सीपीयू के अंदर ही प्रेजेंट होती है। सीपीयू एक्सेस मैंने आपको बताया डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। स्टोरेज कैपेसिटी छोटी होती है। कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था ना, ऐसे करके रजिस्टर्स, कैश, तो जो हमारी कॉस्ट होती है वो यहाँ पे इंक्रीज होती है, और जो स्टोरेज है वो ऐसे इंक्रीज होती है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। पर्पस क्या है कि इट होल्ड्स द डेटा इन कंस्ट्रक्शन विच इज बीइंग एग्जीक्यूटेड और यूज्ड बाय द सीपीयू। ठीक है, इट इज टिपिकली क्लोज टू द सीपीयू। सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं, एग्जांपल रैम, रोम और कैश मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल स्टोरेज या बैकअप स्टोरेज बोलते हैं। नॉन वोलेटाइल होती है कि यानी अगर हमारा जो क्या बोलते हैं पावर है वो चली भी जाती है तो जो डेटा होता है वो हमारा लॉस्ट नहीं होता है, द डेटा इज रिटेन्ड। देन एक्सेस स्पीड क्या है, स्लोअर होती है एज कंपेयर टू द प्राइमरी मेमोरी, इट इज इनडायरेक्टली एक्सेसिबल। उसके बाद जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। कॉस्ट पर बिट लोअर होती है। इट स्टोर्स द डेटा इन प्रोग्राम्स परमानेंटली फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड। इट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। टेक्नोलॉजी मैग्नेटिक या ऑप्टिकल फ्लैश। एंड एग्जाम्पल्स आगे हमारे HDD, SSD और USB ड्राइव। फिर आते हैं हमारे पास मैक वर्सेस आईपी एड्रेस। देखिए, मैक एड्रेस क्या है, एक फिजिकल एड्रेस होता है जो आपके डिवाइस को नेटवर्क पे आइडेंटिफाई करता है। आईपी एड्रेस क्या करता है, आपके डिवाइस को इंटरनेट पर एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करता है। फिर मैक एड्रेस हमारा डेटा लिंक लेयर पे ऑपरेट करता है, और आईपी एड्रेस हमारे नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट करता है। ये एक 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है, ये एक 32 बिट का नंबर होता है। मैक एड्रेसेस आर फिजिकल एड्रेसेस विच कैन नॉट बी चेंज, ये चेंज नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे आईपी एड्रेस हैं हम उनको चेंज कर सकते हैं। तो मैक एड्रेस हमारा मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है, और जो आईपी एड्रेस होता है ये मैनुअल होता है। देन वी हैव इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट डिवाइसेस क्या होती है हमारी, कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल पेन। मतलब जो हमारे डेटा या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम को या सीपीयू को प्रोवाइड करती है। ऐसे होता है ना हमारा इनपुट, देन प्रोसेसिंग, देन वी हैव आउटपुट। तो प्रोसेसिंग कौन कर रहा है, हमारा सीपीयू कर रहा है। तो जो भी इनपुट डिवाइसेस सीपीयू को इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं वो हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं, और जो रिजल्ट को डिस्प्ले कर रहा है वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, हेडसेट और
प्लॉटर। फिर आता है हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर विच आर टैंजिबल इन नेचर, जिनको हम टच कर सकते हैं। एंड सॉफ्टवेयर क्या है? इट इंक्लूड्स द प्रोग्राम्स दैट आर इंस्टॉल्ड विच आर इनटैंजिबल इन नेचर, जिनको हम नहीं टच कर सकते। सो सॉफ्टवेयर जैसे हमारे जो एप्स होते हैं, हमारे एप्स हो गए या फिर जो हमारे ब्राउजर्स होते हैं, ऑल दीज आर सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर आ गया हमारे, जैसे मॉनिटर आ गया, ठीक है, माउस आ गया, ये क्या बोलते हैं, कीबोर्ड आ गया, प्लॉटर आ गया। सो ऑल दीज आर हार्डवेयर। ये एक न्यू टॉपिक आया था हमारा बॉक्स प्लॉट का। ऑल्दो इट इज स्टडीड इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट फॉर पेपर 2, बट अब इस बार इन्होंने पेपर 1 में भी पूछा है रिसर्च में। सो बॉक्स प्लॉट क्या होता है? इसको हम विस्कर प्लॉट भी बोलते हैं या बॉक्स प्लॉट भी बोला जाता है, ठीक है। एंड इट इज यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। अब ये करता क्या है? ये हमें मीडियन, क्वार्टाइल और पॉसिबल आउटलायर्स बताता है इन अ सिंपल फॉर्म। अब देखिए, अब जैसे बॉक्स प्लॉट में ना हमारे 5 नंबर समरी गिवन होती है। आपको याद रखना है 5 नंबर्स की समरी दी जाती है। वो 5 नंबर्स कौन कौन से होते हैं? एक हमारी मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है, जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी डेटा सेट में। एक लो क्वार्टाइल होता है विच इज Q1। देन वी हैव मीडियन विच इज Q2, जो हमारे डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। देन वी हैव Q3, और उसके बाद हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो मिनिमम वैल्यू 25, अगर जैसे ये पूरा 100 है, इफ दिस इज ऑल 100, सो 25 25 25 25, ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो मिनिमम क्या है? स्मॉलेस्ट नॉन आउटलायर वैल्यू देता है, ठीक है, लोअर एंड पे। जो फर्स्ट क्वार्टाइल है विच इज 25% ऑफ द डेटा, बिलो 25, तो फर्स्ट पार्ट आएगा। मीडियन द मिडल वैल्यू, जो स्प्लिट करती है डेटा को इनटू 2 इक्वल हाफ्स। उसके बाद थर्ड क्वार्टाइल, द वैल्यू बिलो 75%, एंड देन वी हैव मैक्सिमम, दैट इज द लार्जेस्ट नॉन आउटलायर वैल्यू, जो हमारे विस्कर एंड पे क्या दिखाता है? यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दिखाते हैं। तो आपको याद रखना है जो बॉक्स प्लॉट है, इट शोज अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। और ये हमें क्या बताता है? मीडियन बताता है, क्वार्टाइल्स बताते हैं, एंड पॉसिबल आउटलायर्स बताते हैं, जो मिनिमम और मैक्सिमम होते हैं। तो ये हमारी 5 नंबर की समरी होती है। और वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं? मिनिमम आउटलायर, मैक्सिमम आउटलायर, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल विच इज ऑल्सो नोन एज मीडियन, एंड द थर्ड क्वार्टाइल। फिर हमारे पास पीडीई, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से पूछा गया था यूट्रोफिकेशन। सो यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जब भी हमारी वाटर बॉडीज में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का जो कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से हमारे ग्रोथ होती है एल्गे की और एक्वेटिक प्लांट्स की, विच कैन बी डेंजरस, उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। अब ये 2 तरीके का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल मतलब कि जब कोई भी, जैसे एक लेक है, ठीक है, कोई भी एक लेक है, दिस इज अ वाटर बॉडी, तो विद टाइम ऑब्वियसली इट गेट्स ओल्ड जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। सो तब उसमें जब एल्गे आना शुरू होता है या फिर वो थोड़ा गंदा होना शुरू हो जाता है, दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। बट एंथ्रोपोजेनिक, जो हम ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं, जैसे हमारा एग्रीकल्चर रन ऑफ, लाइक वी हैव एग्रीकल्चरल रन ऑफ, और सीवेज का जो गंदा पानी आता है, वो जब हम लेक्स में डाल रहे हैं, रिवर्स में डाल रहे हैं, और हम उसको पल्यूट कर रहे हैं, तो वो आ गया हमारा एंथ्रोपोजेनिक यूट्रोफिकेशन। अब हमारे पास 4 तरीके की लेक्स होती हैं: ओलिगोट्रॉपिक, यूट्रॉफिक, मेसोट्रॉफिक एंड डिस्ट्रॉफिक। देखिए, ओलिगोट्रॉपिक में क्या होता है? लो प्रोडक्टिविटी होती है एंड क्लियर वाटर, सो न्यूट्रिएंट पुअर लेक्स विद लो प्रोडक्टिविटी। यूट्रोफिक होता है न्यूट्रिएंट रिच लेक्स विद हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी एंड फ्रीक्वेंट एल्गल ब्लूम्स। मेसोट्रॉफिक में क्या होता है? मॉडरेट लेवल्स होता है न्यूट्रिएंट का और प्रोडक्टिविटी का। और जो डिस्ट्रॉफिक होता है वो एसिडिक होता है, और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम्स की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो रिच होती है, वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जो पानी होता है वो बहुत ज्यादा गंदा होता है। सो दिस इज डिस्ट्रॉफिक। देन वी हैव इंडिकेटर्स, वाटर क्वालिटी इंडिकेटर्स। हमारे पास आता है COD, BOD, TOC एंड NBOD। COD आता है हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो इंडिकेट करता है द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू केमिकली ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वाटर। वाटर के अंदर जो भी हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर हैं, उनको हमें अगर ऑक्सीडाइज करना है केमिकली,
तो हमारा कितना ऑक्सीजन लगेगा वो आता है हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं ताकि उस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर को वो कर सके, डिग्रेड कर सके या वो कर सके, थोड़ा कम कर सके, रिड्यूस कर सके, वो होता है हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर आता है टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर आता है नाइट्रोजनस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये भी आपका एक पीवाईक्यू रह चुका है, फुल फॉर्म पूछी गई थी एनबीओडी की, दैट इज नाइट्रोजीनियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन required for the oxidation of nitrogenous matter into the nitrates by the organisms. So this is nitrogenous biochemical oxygen demand. Then diseases. So अगर blue baby syndrome है, it is because of the nitrates. Minamata, mercury. Itai, cadmium. Arsenicosis is because of arsenic. Fluorosis is because of fluoride. Goiter is because of iodine. Anemia is because of iron. Wilson disease, copper. Cation disease is selenium. Hypokalemia is potassium. Mottling of teeth, excess fluoride. And lead poisoning is because of the lead. तो ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आता है हमारा स्वयं। स्वयं क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको बतानी चाहिए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। कभी कभी वो यहाँ पे फॉर की जगह ऑफ दे देंगे या फिर यंग की जगह यूथ दे देंगे, तो आपको सब कुछ ध्यान में रखना है। सो ये नहीं है, तो हमारी जो फुल फॉर्म है इट इज स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये क्या एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो 2017 में आया था। इट ऑफर्स अ फ्री एंड हाई क्वालिटी ई लर्निंग, ठीक है, फ्रॉम 9th टू पोस्ट ग्रेजुएशन। ये भी याद रखना है आपको, 9th क्लास से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के आपको ये कोर्सेज ऑफर करता है। सो इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इन हायर एजुकेशन एंड प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डिजिटल गैप को कम करना, कॉम्प्रिहेंसिव वेब और मोबाइल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू मल्टीमीडिया, then establishing an advanced system for easy access monitoring and certification, and creating the opportunities for peer interaction and discussion forums. 4 quadrants आते हैं हमारे, वीडियो लेक्चर, स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल, उसके बाद आता है हमारा सेल्फ असेसमेंट एंड ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। सो दीज आर द 4 quadrants: वीडियो लेक्चर, then reading material, self assessment and discussion forums. Now these are the 10 national coordinators of स्वयं। पहले 9 थे, 10 हो गए हैं। AICTE आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। IIMB इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर। ये हमारा न्यू एड हुआ है INI, दैट इज इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NITTR that is National Institute of Technical Teachers Training and Research. NEPTEL and UGC which is University Grants Commission. AICT सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए होता है। नेप्टेल हमारा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए है। UGC इज फॉर नॉन टेक्निकल PG एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट बट नॉन टेक्निकल, दैट इज अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग। CEC हमारा अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए है। NCERT स्कूल एजुकेशन के लिए। NIOS ओपन स्कूल। IGNOU is for out of school. IIMB is for management students and NITTR is for teachers training program. तो आपको कोऑर्डिनेटर्स कितने हैं, ठीक है, प्लस उनका फुल फॉर्म क्या है, प्लस वो किस डोमेन में डील करते हैं, आपको ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। सो 10 कोऑर्डिनेटर्स प्लस देयर फुल फॉर्म अलोंग विद देयर डोमेन। उसके बाद आता है HECI। HECI क्या है, सो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया दैट इज HECI, उन्होंने एक फ्रेमवर्क
डेवलप किया था, ठीक है, या रिकमेंड किया था हमारे एनईपी में, जो भी हमारी फ्रेगमेंटेड बॉडीज है ना स्टैट्यूटरी, जो बिखरी बिखरी बॉडीज हैं, जैसे हमारा यूजीसी है, एआईसीटी है, एनसीटीई है, सो उस इन सबको गवर्न करने के लिए एक हायर जो एक सिंगल बॉडी थी उसको प्रपोज किया था कि एक सिंगल बॉडी होना चाहिए जो इन बाकी सब स्टैट्यूटरी बॉडीज को भी गवर्न कर सकती है। इसके हमारे 4 वर्टिकल्स होते हैं, NHERC, NAC, GEC और HEGC। सो NHERC क्या है? इट रेगुलेट्स ऑल द हायर एजुकेशन एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल फील्ड्स। तो इसमें मेडिकल और लीगल यानी लॉ के रिलेटेड जो फील्ड्स है वो नहीं आती है, बाकी सारी हायर एजुकेशन की फील्ड्स आती हैं। सो NHERC नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। उसके बाद आता है NAC, दैट इज नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल, इट सर्व्स एज द एक्रीडिटिंग अथॉरिटी। फिर आता है GEC विच इज जनरल एजुकेशन काउंसिल, ये अकेडमिक लर्निंग आउटकम्स और स्टैंडर्ड्स को फ्रेम करता है। फिर आता है हमारे पास हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, जो हैंडल करेगा फंडिंग और ग्रांट को। तो जो हमारा हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये उसके हमारे 4 वर्टिकल्स हैं। तो पहला आ गया हमारा NHERC, फिर आ गया NAC, फिर आ गया GEC और उसके बाद आ गया हमारा HEGC। सो जो भी मेरे को लग रहा था कि आपको 1 मिनट में, नॉट 1 मिनट में, मतलब जल्दी जल्दी मैं आपको रिवाइज करवा सकूं, मैंने वो वाले टॉपिक्स कवर किए थे। 2 न्यू टॉपिक्स आज हमने पढ़े हैं, एक पंचकोश थ्योरी और एक बॉक्स प्लॉट। ठीक है, आप लोग इसको भी पढ़ के जाना और अपने नोट्स में ऐड कर लेना। आगे वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें हायर चांसेस हैं कि इनमें से भी क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच। अच्छे से पढ़िए, खूब सारा पढ़िए और JRF लेकर आइए। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।